हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने जेंडर रिलीजन कास्ट का लेक्चर नंबर 1 पढ़ लिया था बेटा। आज हमें क्या करना है, लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करना है। एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ लिया था। हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था बेटा कि किस तरीके से सोसाइटी ने, पैट्रियार्कल सोसाइटी ने फीमेल्स और मेल्स की कुछ कामों को डिवाइड कर रखा है और इस तरीके से पैट्रियार्कल सोसाइटी में किस तरीके से सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर होता है और महिलाएं किस किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है। उसके बाद हमने बात करी कि वुमेन्स का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो महिलाओं से रिलेटेड इश्यूज को काफी ज्यादा अटेंशन मिलेगा और वो अपने मुद्दों पर ज्यादा अच्छी तरीके से बात कर पाएगी। उसके बाद हमने रिलीजन वाला मुद्दा पढ़ा बेटा कि रिलीजन में किस तरीके से रिलीजियस आधार पर डिवीजन किया जाता है और जब जब रिलीजन के अंदर पॉलिटिक्स जो है पॉजिटिव रोल में या पॉजिटिव तरीके से इंपैक्ट करती है या इन्फ्लुएंस करती है तो उससे रिलीजियस के अंदर जो इश्यूज होते हैं वो सॉल्व भी होते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, रिलीजन के मुद्दे में अगर पॉलिटिक्स होती है बेटा तो उससे एक नेगेटिव ड्रॉबैक भी निकल के आता है। क्या नेगेटिव ड्रॉबैक निकल के आता है वो अब हम इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। क्लियर बेटा? तो चलिए अब हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा। अब हमारा टॉपिक है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है बेटा कि जब कोई व्यक्ति रिलीजन के आधार पर एक नेशन का फॉर्मेशन करना चाहता है, When you build a nation on the basis of religion, उस आइडियोलॉजी को हम कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी कहते हैं। और बाबा साहेब ने भी कहा था या B.R. अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि यू कैनॉट बिल्ड अ नेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और कास्ट। तो कम्युनलिज्म एक आइडियोलॉजी, ऐसी आइडियोलॉजी जिसमें जब आप एक नेशन का फॉर्मेशन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, उस कम्युनलिज्म आइडियोलॉजी कहा जाता है। और जब इस तरीके की आइडियोलॉजी को एक सरकार प्रमोट करती है तो उसे कम्युनल पॉलिटिक्स कहा जाता है। सर और बताइए कुछ इसके बारे में डिटेल में। तो देखिए, The problems become more acute when religion is expressed in politics. प्रॉब्लम जब अकर होती है बेटा जब रिलीजन को पॉलिटिक्स की लैंग्वेज में बोला जाता है, एक्सक्लूसिव टर्म में और पार्टीशन टर्म में। When one religion is followers are pitted against another, जब एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन को इंफीरियर समझने लगते हैं, उस आइडियोलॉजी को हम कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी कहते हैं। This happens when beliefs of one religion are presented as superior to those of other religions and when the demand of one religious groups are formed in opposition to another and when state power is used to establish domination of one religious group over the rest. This manner of using religion politics called communal politics. जब आप एक रिलीजन को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं और दूसरे रिलीजन को इंफीरियर दिखाना चाहते हैं और जब दूसरे रिलीजन के लोग जो माइनॉरिटी में है जब वो अपने आप को एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं या मेजोरिटी वाला जो रिलीजन होता है वो अपनी डोमिनेंस को जब माइनॉरिटीज के ऊपर इंपोज करने की कोशिश करता है और जब ये काम सरकार के जरिए किया जाता है तो इस आइडियोलॉजी को हम कम्युनल पॉलिटिक्स की आइडियोलॉजी कहते हैं। और ये आइडियोलॉजी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए फायदेमंद नहीं हो सकती है। इसके क्या है बेटा, काफी सारे ड्रॉबैक्स हैं। सर क्या क्या ड्रॉबैक्स है कुछ समझाइए। तो वो अभी हम धीरे धीरे क्या करेंगे बेटा, आगे की तरफ पढ़ लेंगे। क्लियर बेटा? आगे चलिए। कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। एक कम्युनल आइडियोलॉजी के क्या मतलब होता है बेटा कि जो सोसाइटी है वो रिलीजन के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। कम्युनलिज्म इन्वॉल्व्स थिंकिंग अलोंग द फॉलोइंग लाइंस, द फॉलोवर्स ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिलीजन है एक्स, अगर पी इसी रिलीजन को फॉलो कर रहा है, क्यू भी इसी रिलीजन को फॉलो कर रहा है और आर भी अगर इसी रिलीजन को फॉलो कर रहा है तो एक कम्युनल आइडियोलॉजी का आदमी क्या बोलेगा कि ये तीनों क्या है बेटा, एक सिंगल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? सिंगल कम्युनिटी से। ये कम्युनल पर्सन की आइडियोलॉजी होती है बेटा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा? ये कम्युनल पर्सन की क्या होती है बेटा, आइडियोलॉजी होती है। और इनका ये मानना होता है कि अगर ये तीनों एक ही रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हैं तो इन तीनों के फंडामेंटल इंटरेस्ट भी क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। Any differences that they may have irrelevant or trivial for community life, it also follows that people who follow different religions cannot belong to the same social community. If the followers of a different religion have sub communities, these are superficial and immaterial. अब इसमें क्या होता है बेटा, कम्युनल आइडियोलॉजी का आदमी क्या समझता है कि सभी के फंडामेंटल इंटरेस्ट सेम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। मान के चलिए पी क्यू आर में से क्यू उठ के बोलता है कि ये रिलीजन विलीजन सब फालतू की बातें हैं, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में क्या करेंगे बेटा, कम्युनल आइडियोलॉजी का आदमी इस आवाज को क्या कर देगा बेटा, सप्रेस कर देगा। या कोई दूसरा ही व्यक्ति निकल के आ जाए कि रिलीजन बाद में है, पहले नेशन है, वी आर इंडियंस, हम क्या है बेटा, हम सबसे पहले भारतीय हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल को भी क्या कर दिया जाएगा बेटा, सप्रेस कर दिया जाएगा। और जो अदर रिलीजन के लोग हैं बेटा उनको सेम सोशल कम्युनिटी के साथ बिलोंग नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं कम्युनल आइडियोलॉजी का आदमी जिनके फंडामेंटल इंटरेस्ट सेम नहीं होते हैं लेकिन वो फिर भी सेम रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो उनके आइडियाज को या उनके विचारों को क्या कर दिया जाता है बेटा, कम्युनल आइडियोलॉजी के आदमी के जरिए सप्रेस कर दिया जाता है। बात क्लियर है कि नहीं है बेटा? तो बहुत ही खतरनाक आइडियोलॉजी है।
दिस बिलीफ इज फंडामेंटली फ्लोड, फंडामेंटली बिलीफ सही नहीं है बेटा, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल और हर एक रिलीजन के अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, सबके अपने अपने एक्सप्रेशंस होते हैं, हर एक का अदर रोल होता है, पोजीशन होते हैं, आइडेंटिटीज होते हैं, सबकी अलग अलग वॉइसेस होती है, लेकिन हर एक वॉइसेस को सुना जाना चाहिए। Therefore, any attempt to bring all followers of one religion together in context other than religion is bound to suppress many voices within that community। लेकिन कम्युनल आइडियोलॉजी के अंदर क्या होता है, अगर कोई भी इंडिविजुअल अपनी बात को कहना चाहेगा तो उसको भी सप्रेस कर दिया जाएगा। और कम्युनलिज्म बहुत सारी तरीके से पॉलिटिक्स के अंदर क्या करता है बेटा, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कम्युनलिज्म किस तरीके से पॉलिटिक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा, अब हमें वो चीज क्या करनी है, यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है। देखिए, the most common expression of communalism is in everyday beliefs. These routinely involve religious prejudice, stereotypes of religious communities, and belief in the superiority of one's religion over other religions. This is so common that we often fail to notice it even when we believe in it. हर एक इंडिविजुअल कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी से प्रमोट रहता है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, एक्स रिलीजन का व्यक्ति बोलता है कि मुझे वाई रिलीजन पसंद नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं कम्युनल आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है, हालांकि उसे पता नहीं है लेकिन जुड़ा हुआ है। एक एक्स रिलीजन का व्यक्ति ये बोलता है कि वाई रिलीजन अच्छा तो है लेकिन इसकी दो तीन चीजें सही नहीं है, इस मामले में मेरा एक्स रिलीजन ज्यादा बढ़िया है, तो ये भी कहीं ना कहीं कम्युनल आइडियोलॉजी से बिलोंग करता है। तो कम्युनलिज्म हमारे डेली बेसिस का पार्ट है, बस मसला ये है कि हमें इनके बारे में पता नहीं होता है। एक कम्युनल आइडियोलॉजी का आदमी हमेशा पॉलिटिकल डोमिनेंस में अपने ही पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को लाना चाहेगा, इससे जो मेजोरिटी कम्युनिटी में है वो पावर में तो आ जाएंगे, लेकिन ये आइडियोलॉजी कैसी कहलाएगी बेटा, मेजोरिटेरियनिज्म की आइडियोलॉजी कहलाएगी, जो हमने पावर शेयरिंग के अंदर श्रीलंका के कॉन्सेप्ट में पढ़ी थी। लेकिन वहां पे लैंग्वेज का मसला था, यहाँ पे रिलीजन का मसला है, और ऐसा होगा तो माइनॉरिटी कम्युनिटी अपने आप को एक्सप्लॉइटेड फील करेगी बेटा, और कभी कभार ये हो सकता है कि वो एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट की डिमांड भी कर ले, जैसे श्रीलंका के अंदर तमिल लैंग्वेज वालों ने एलम स्टेट की डिमांड करी थी। याद आ रहा नहीं आ रहा बात बेटा? तो डेमोक्रेसी के लिए कम्युनलिज्म आइडियोलॉजी कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। Sometimes communism takes its most ugly form of communal violence। कभी कभार इस तरीके की आइडियोलॉजी से वायलेंस हो जाते हैं, राइट्स हो जाते हैं, मैसेकर हो जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान बेटा इसी तरीके की कम्युनल राइट से गुजरा था बेटा, जब पार्टीशन हुआ था। पार्टीशन जो हुआ था बेटा, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे बेटा वो मुस्लिम्स के लीडर थे, और ये भी एक कम्युनल आइडियोलॉजी के व्यक्ति थे, और इन्हीं की वजह से क्या हुआ था बेटा, रिलीजन के आधार पर एक अलग नेशन पाकिस्तान जिसे हम जानते हैं वो फॉर्मेशन हुआ था बेटा। और उस टाइम पे काफी ज्यादा वायलेंस सिचुएशन कंट्री के अंदर देखने को मिली थी, काफी सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हुए, माइग्रेट हुए, और काफी ज्यादा लोग मारे गए। तो कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी जो है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए फायदेमंद नहीं हो सकती है, क्योंकि ये माइनॉरिटीज के अंदर डर का माहौल क्रिएट करती है और पार्टीशन का माहौल भी क्रिएट करती है। क्लियर है बेटा? कम्युनलिज्म और सेक्युलर स्टेट। अब देखिए बेटा, कम्युनलिज्म एक आइडियोलॉजी मेजर चैलेंज तो है डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर, और ये बात हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि आज नहीं तो कल क्या होगा, कभी ना कभी कोई ना कोई रिलीजन अपने आप को डोमिनेंट पोजीशन में लेके आना चाहेगा। तो जो संविधान हमारा बनना शुरू हुआ था 1946 में, वो बनाने वाले इस बात को समझते थे, इसीलिए उन्होंने कंट्री के अंदर क्या बनाया बेटा, सेक्युलरिज्म के है ना कॉन्सेप्ट को अपनाया। सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो पूरी तरीके से क्या करता है बेटा, वो पूरी तरीके से सेक्युलरिज्म कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी को कॉम्बैट करता है। सर ये कम्युनलिज्म सेक्युलरिज्म होता क्या है? तो सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है बेटा, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ दिस कंट्री इंडिया। भारत देश का अपना खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा, ना भारत हिंदू है, ना भारत मुस्लिम है, ना ही क्रिश्चियन है, जैन है, सिख है, पारसी है, ईसाई है, यहूदी है, कुछ भी नहीं है। तो क्या है, भारत देश के अंदर कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। भारत देश के अंदर हर एक रिलीजन का बराबर सम्मान किया जाता है, इक्वल रेस्पेक्ट दी जाती है, और साथ के साथ यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल को इक्वली क्या किया जाता है बेटा, रेस्पेक्ट दी जाती है। जैसे क्रिश्चियनिटी के लिए यूरोप जाना जाता है, डोमिनेंट पोजीशन में है, पाकिस्तान इस्लाम के लिए डोमिनेंट पोजीशन में है, श्रीलंका के अंदर बुद्धिज्म रिलीजन डोमिनेंट पोजीशन में है, लेकिन इंडिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि इंडिया कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। यहाँ एक पर्टिकुलर रिलीजन को, हर एक रिलीजन को इक्वल स्टेटस और इक्वल रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है। ये सेक्युलर का मतलब होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर एक इंडिविजुअल कम्युनिटी को अधिकार देता है कि वो जिस भी रिलीजन को चाहे उसे प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है, और चाहे तो नास्तिक भी रह सकता है। हमारा संविधान जो है धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करने के खिलाफ है। वो कहता है कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और साथ के साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है बेटा, गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन क्या इंश्योर करने के लिए, टू एंश्योर इक्वलिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज। रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में इक्वलिटी को क्रिएट करने के लिए सरकार क्या कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है रिलीजियस मैटर में, जैसे कि अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करना। आर्टिकल 17 के तहत अनटचेबिलिटी को क्या किया गया था बेटा, एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया था बेटा, पनिशेबल ऑफेंस। और आर्टिकल 17 क्या बोलता है बेटा, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्या बोलता है बेटा आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो सरकार इस मुद्दे में क्या करती है बेटा, इंटरफेयर कर सकती है। क्लियर है बेटा? ये बात ध्यान रखना। तो सेक्युलरिज्म क्या है बेटा,
अच्छी तरीके से, एक पूरी तरीके से कॉम्बैट करता है बेटा कम्युनिज्म के आइडियोलॉजी को। ये हमारे देश के कोई व्यक्ति के विचार नहीं है, ये हमारे देश का क्या है बेटा, फाउंडेशन है। कम्युनिज्म के आइडियोलॉजी को क्या करता है, कॉम्बैट करता है बेटा। तो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अस इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंटली टू कॉम्बैट कम्युनिज्म। तो हमारा संविधान जो है सेक्युलरिज्म आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है, वो कहीं ना कहीं कम्युनिज्म को कॉम्बैट करने का भी काम करता है। क्लियर है बेटा, एक बार समझ लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा, इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट यानी कि जाति। रिलीजन जैसे क्रिश्चियनिटी और उसके जो दो सेक्ट हो गए, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, वो हो गई कास्ट। मुस्लिम्स जैसे रिलीजन और उसके दो सेक्ट हो गए सिया सुन्नी। जैन हो गया रिलीजन, उसके दो सेक्ट हो गए दिगंबर और श्वेतांबर। इस तरीके से अलग अलग सेक्ट या कास्ट में डिवाइडेड होता है हर एक रिलीजन। वैसे इंडिया में भी कास्ट डिवीजन हमें देखने को मिल जाता है। अब कास्ट डिवीजन सुनते ही बेटा हमें कास्ट इनइक्वलिटीज के बारे में चीजें याद आती है कि किस तरीके से कास्ट इनइक्वलिटीज इंडिया के अंदर हमें रेगुलर बेसिस पे क्या होती है बेटा देखने को मिलती है। तो कास्ट इनइक्वलिटीज को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे बेटा। किस चीज को, कास्ट इनइक्वलिटीज। कास्ट इनइक्वलिटीज क्या होती है बेटा, समाज ने क्या कर रखा है बेटा, हर एक जाति को लेकर, जैसे आपको पता है आपने वैदिक सोसाइटी के टाइम पे 4 वर्ण पढ़े होंगे बेटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्र को जो है बेटा अपर कास्ट के लोग अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करते थे। उनको लगता था कि शूद्र है, निचले स्तर का काम करने के लिए ही जन्म हुआ है इनका। वैसे ही कास्ट फॉर्म भी कुछ इस तरीके का चलता है कि मोची का बेटा मोची ही बनेगा, कारपेंटर का बेटा कारपेंटर ही बनेगा, धोबी का बेटा धोबी ही बनेगा। इस तरीके की जो आइडियोलॉजी होती है वो कास्ट इनइक्वलिटीज को प्रमोट करती है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कभी कोई एक शूद्र का बेटा कलेक्टर बन जाता है पढ़ लिख के, तो एक इंडिविजुअल उसे घर का पानी नहीं पीता है। क्यों? क्योंकि भले ही वो कलेक्टर तो बन गया है लेकिन आज भी बाय कास्ट वो है क्या बेटा, शूद्र है। तो इस तरीके की इनइक्वलिटीज हमें समाज के अंदर देखने को मिल जाती है, और ये इस तरीके की इनइक्वलिटी जो है हमारे समाज के लिए कहीं से कहीं तक भी अच्छी नहीं है। कास्ट हिरार्की पूरी बटी हुई है कि अपर कास्ट के कुछ लोग हैं, लोअर कास्ट के कुछ लोग हैं। इस तरीके से समाज में डिस्क्रिमिनेशन हमें बहुत ज्यादा लेवल पे देखने को मिलता है। लेकिन समाज में अब धीरे धीरे बदलाव हुए, अर्बनाइजेशन हुआ, लोग गांवों से शहरों में शिफ्ट हुए, पढ़े लिखे। तो अब हमें फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे बगल में कौन सी कास्ट का आदमी बैठा है। रेस्टोरेंट में हम जिस टेबल पे खाना खा रहे हैं, हमारे बगल वाली टेबल पे कौन सी कास्ट का व्यक्ति बैठा है। मार्केट में हम टहल रहे हैं तो हमारे बगल में कौन सी कास्ट का व्यक्ति टहल रहा है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। तो अर्बनाइजेशन की वजह से, लिटरेसी रेट, एजुकेशनल रेट बढ़ने की वजह से, इकोनॉमिक ग्रोथ होने की वजह से काफी हद तक जो पहले कास्ट इनइक्विटीज हमें सोसाइटी में देखने को मिलती थी उनमें कमी आई है। लेकिन आज भी हम ये कह सकते हैं कि संविधान के अंदर काफी सारे प्रोविजंस होते हुए भी जो कास्ट माइनॉरिटीज को सपोर्ट करते हैं, आज भी सोसाइटी में हमें कास्ट इनइक्विटीज देखने को मिल जाती है। अनटचेबिलिटी हमें प्रमोट होते हुए देखने को मिल जाती है। आज भी लोगों से छुआछूत या भेदभाव करा जाता है। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि आज के टाइम पे कास्ट इनइक्विटी जो है वो हमारे देश के लिए एक बड़ी चैलेंज है। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री है बेटा, सुधार जो है वो धीरे धीरे होते हैं देश के अंदर, रातों रात चीजें नहीं बदलती है। एक टाइम था बेटा जब बहुत ही ज्यादा मास लेवल पे इनइक्विटीज फेस करी जाती थी, लेकिन अब चीजें सुधर रही है। अब लोअर कास्ट के लोग भी बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन उनका मिला है, पॉलिटिक्स में वो पार्टिसिपेट करते हैं बेटा, पॉलिसीज बनाते हैं, और उनकी सिचुएशन भी काफी ज्यादा सुधरी है, और वो अदर कास्ट के लोगों के साथ कंधा से कंधे मिला के चल रहे हैं। लेकिन कास्ट टर्म के अंदर भी क्या की जाती है बेटा, मास लेवल पे पॉलिटिक्स करी जाती है। तो हमें दो टर्म समझने बेटा, कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो समझते हैं बेटा, दो टर्म हम समझेंगे। सबसे पहले कास्ट इन पॉलिटिक्स, कि कास्ट किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में, कास्ट किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में। और दूसरा हम समझेंगे बेटा पॉलिटिक्स इन कास्ट। क्या समझेंगे बेटा दूसरा? पॉलिटिक्स इन कास्ट। क्लियर है बेटा? कास्ट इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन कास्ट। अब हम ये समझेंगे। क्लियर है क्या बेटा? चलिए, कास्ट इन पॉलिटिक्स क्या होता है बेटा, समझिए कि कास्ट किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स के अंदर। तो पहला पॉइंट आपको समझना है बेटा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब भी किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई भी कैंडिडेट खड़ा करती है तो वो वहां का कास्ट कंपोजिशन को ध्यान में रखती है कि कौन वहां पे कास्ट में मेजोरिटी में, कौन माइनॉरिटी में है।
अगर एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक्स कास्ट के लोग ज्यादातर वहां पे बिलोंग करते हैं तो वहां पे एक्स कास्ट का ही अगर कैंडिडेट अगर आप खड़ा करोगे तो वहां पे जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है बेटा क्या, कि कास्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में, क्योंकि जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी होती है चुनाव में बेटा, तो क्या होता है बेटा, वहां पे हम ये कह सकते हैं कि वहां पे कास्ट कंपोजिशन को ध्यान में रखती है ताकि वो चुनाव में क्या कर सके बेटा, जीत सके। क्लियर बेटा। दूसरी बात आपको ये बात ध्यान रखनी है बेटा कास्ट पॉलिटिक्स के अंदर, पहला पॉइंट क्लियर है बेटा आप लोगों को। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है बेटा कि बहुत बार पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है बेटा, एक पर्टिकुलर कास्ट के सेंटीमेंट के साथ भी खेलती है उनका वोट बैंक जीतने के लिए। और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज तो बेटा डायरेक्टली किसी ना किसी कास्ट को फेवर करती है। देखिए रीजनल पार्टीज होती है बेटा बहुत सारी जो एक पर्टिकुलर कास्ट को क्या करती है, फेवर करती है। तो ये भी कास्ट इन पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल है, कास्ट किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में। साथ के साथ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो कॉन्सेप्ट आया बेटा, इसमें हर 18 साल या उससे ज्यादा के लोगों को वोटिंग का अधिकार मिला है। तो जो शूद्र कैटेगरी जिन्हें आज से पहले इंफीरियर या लो समझा जाता था, अब उनके पास भी पावर आ चुकी है बेटा कि वो पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं बेटा, पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब हर एक पॉलिटिकल पार्टी को इनकी भी रिक्वायरमेंट होती है। अब हमें डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा कम देखने को मिलता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जो इलेक्शन है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ कास्ट के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? तो ऐसा नहीं है। हर एक इलेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कास्ट के ऊपर बेस्ड नहीं करते हैं बेटा, वो उसके अलावा भी होते हैं। जैसे कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हो बेटा, वो सिर्फ एक कास्ट के भरोसे जो है बेटा चुनाव नहीं जीत सकती, क्योंकि आपको पता है बेटा कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। इंडिया में बहुत सारे रिलीजन कास्ट के लोग रहते हैं। तो आप एक सिंगल कास्ट के भरोसे चुनाव नहीं जीत सकते, आपको एक से ज्यादा कास्ट को अपने भरोसे में लेना ही पड़ेगा। दूसरा पॉइंट याद रखना बेटा कि कोई भी कास्ट आपके सपोर्ट में आ जाए, लेकिन आप सभी कास्ट का फेवर नहीं जीत सकते। कुछ ना कुछ कास्ट ऐसी रहेंगी बेटा जिनका सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है बेटा कि बहुत बार पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, सेम कास्ट का ही कैंडिडेट खड़ा करती है जिस कास्ट की मेजोरिटी होती है उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से, लेकिन फिर भी वो क्या हो जाता है बेटा, हार जाता है और एक दूसरा व्यक्ति जीत जाता है बेटा। दूसरा व्यक्ति जीत जाता है बेटा जिसने, जो कि अदर कास्ट से बिलोंग करता था। क्यों? क्योंकि वहां पे जो लोग हैं वो वोट दे रहे हैं वो कास्ट के आधार पर नहीं दे रहे हैं बेटा, वो काम के आधार पर दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे कास्ट का व्यक्ति खड़ा हुआ है तो हम ही उसे वोट देके जिताएं, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसने कोई काम ही ना किया हो, सिर्फ जाति के आधार पर वोट ले लिया हो, लेकिन एक दूसरे व्यक्ति जो अदर कास्ट से बिलोंग करता है उसने बहुत सारा काम करवाया हो अपने रूल के दौरान, तो इसलिए लोग उसको जिता देते हैं। और पिछले कुछ सालों का अगर आप इतिहास देखेंगे बेटा, तो जो लगातार एमएलए एमपीज रहे हैं वो भी लंबे समय से क्या हुए हैं बेटा, चुनाव हारे हैं। तो हम इस बिहार पे ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो इलेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ कास्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। इलेक्शन जो है वो कास्ट के अलावा भी और भी कुछ बहुत होते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा कौन सा, कास्ट इन पॉलिटिक्स का। क्लियर है क्या बेटा? यहां तक समझ में आया आप लोगों को? अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक समझिए बेटा, पॉलिटिक्स इन कास्ट। अब पॉलिटिक्स किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेटा कास्ट के अंदर। तो याद रखो बेटा, हर एक कास्ट ग्रुप क्या करता है, फॉर एग्जांपल एक एक्स कास्ट है, एक वाई कास्ट है, एक जेड कास्ट। अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो एक्स कास्ट के लोग इसको वोट डालेंगे, वाई कास्ट के लोग इसको वोट डालेंगे और जेड कास्ट के लोग इसको वोट डालेंगे। तो कास्ट के लोग किस तरीके से राजनीति करते हैं बेटा, बहुत बार ये कास्ट के लोग मिलकर क्या करते हैं बेटा, एक बड़ी यूनिट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा, एक बिगर यूनिट बना लेते हैं, कॉर्पोरेट होकर मिलके। इससे क्या होगा, क्या वोट चाहे कोई एक्स को दे, चाहे वोट कोई वाई को दे, चाहे कोई वोट जो है जेड को दे, वो मिलेगा किसको बेटा, तीनों को बराबर ही मिलेगा, क्योंकि तीनों मिलके क्या हो गए, अब एक हो गए। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, हर कास्ट ग्रुप क्या करती है बेटा, बिगर यूनिट बना लेती है अपने आसपास की सब कास्ट को, नेबरिंग कास्ट को मिला के इनकॉर्पोरेट करते हुए। तो ये क्या होता है बेटा, पॉलिटिक्स इन कास्ट, यानी कि पॉलिटिक्स किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कास्ट के अंदर। बहुत बार क्या होता है बेटा, ये मिलकर सरकार भी बना लेते हैं, कॉलिशन की गवर्नमेंट बना लेते हैं। आजकल आपको पता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बेटा मेजोरिटी में सरकार नहीं बना पाती है। तो छोटी मोटी कास्ट, ये हम कह सकते हैं कि बड़ी अदर कास्ट के साथ लोग मिलकर क्या करते हैं बेटा, कॉलिशन की सरकार बना लेते हैं और पावर में आ जाते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बेटा मेजोरिटी में सरकार नहीं बना पा रही है। महाराष्ट्र का आप एग्जांपल ले लीजिए, लोकसभा के चुनाव हुए थे बेटा, उसमें बीजेपी को पूरी तरह से मेजोरिटी नहीं मिली थी, एनडीए की सरकार बनी थी, गठबंधन की सरकार बनी थी। महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र को भी बीजेपी में पूरी तरीके से मेजोरिटी नहीं मिली है बेटा, उसने भी सरकार बनी। इंडिया अलायंस के बारे में भी आपने सुना होगा बेटा, तो कॉलिशन की गवर्नमेंट मिलती है। और जब कास्ट के अंदर पॉलिटिक्स होती है बेटा, तो हमें नए नए तरीके का पॉलिटिकल एरेना भी देखने को मिलता है। जैसे एक बैकवर्ड कास्ट ग्रुप आ गया या फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप आ गया, इस तरह का एक पॉलिटिकल एरेना भी हमें किसमें देखने को मिलता है बेटा, है ना, पॉलिटिक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। क्लियर है कि नहीं है बेटा बात आप लोगों को?
ठीक है बेटा, समझिए इसको एक सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है बेटा, पॉलिटिक्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर बेटा, कास्ट के अंदर। क्लियर है बेटा। तो क्या हुआ है बेटा, जब से कास्ट के अंदर पॉलिटिक्स ने एंट्री मारी है तो दलितों की और ओबीसी की काफी ज्यादा सिचुएशन सुधरी है बेटा, क्योंकि एक टाइम पे इनको बहुत ही इंफीरियर और लो की तरह ट्रीट किया जाता था। लेकिन अब जब पॉलिटिक्स ने एंट्री मारी है कास्ट के अंदर तो इनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ा है। अब इनकी सिचुएशन सुधरने लगी है, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। पहले जिनको शूद्र की तरह ट्रीट किया जाता था वो सिचुएशन नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ पॉजिटिव साइड है तो कुछ नेगेटिव साइड भी है बेटा। कास्टों के बीच में कुछ उलझने हो जाती है, राइट्स हो जाते हैं, कभी कभी वायलेंस की सिचुएशन बन जाती है, कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। लेकिन सेम टाइम पे ही क्या है बेटा, पॉलिटिक्स के अंदर जब से इनको पार्टिसिपेशन मिला है या प्रेजेंटेशन मिला है तो कास्ट के अंदर जो लोअर कास्ट है हम कह सकते हैं, या जो बिल्कुल बैकवर्ड कास्ट है उनको भी क्या मिला है बेटा, एक तरीके से पॉलिटिक्स के अंदर बढ़ चढ़ के आने का पूरा मौका मिला है। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि जो पॉलिटिक्स हो रही है कास्ट के अंदर उसका एक पॉजिटिव रोल भी है और एक नेगेटिव ड्रॉबैक भी है। और वो होता ही है बेटा, देखिए हर एक चीज की कोई पॉजिटिव साइड्स होती है तो नेगेटिव साइड्स भी होती है। तो इसके साथ ही बेटा हमारा क्या होता है, जो चैप्टर है जेंडर रिलीजन और कास्ट वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, जिसमें हमने जेंडर डिवीजन के बारे में बातचीत करी, रिलीजियस डिवीजन के बारे में बातचीत करी, कम्युनलिज्म के बारे में बातचीत करी, सेक्युलरिज्म के बारे में बातचीत करी, कास्ट इनइक्विटीज के बारे में बात करी, कास्ट इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन कास्ट के बारे में बात करी बेटा। और अब जो मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा उसमें हम इससे कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और एमसीक्यू डिस्कस करेंगे बेटा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाले चैप्टर पे। और मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर को भी हम क्या करेंगे, 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी हमारा चैप्टर बचेगा। उसके बाद हमारा पूरा 10th का सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा बेटा। उसके बाद फिर हम एक बार लेक्चर लेंगे, हम मैप के बारे में बात कर लेंगे और मैप के साथ साथ हम क्या करेंगे बेटा, मैप के साथ साथ हम एक बार सोर्स बॉक्स, इंपॉर्टेंट जो सोर्स बॉक्स होते हैं बेटा उनके बारे में बातचीत कर लेंगे। उसके साथ हम अपने सिलेबस को क्या करेंगे बेटा, दी एंड करेंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। कोई भी फिर भी आपको डाउट हो बेटा तो आप कॉमेंट सेक्शन में अपना सवाल छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जल्दी ही मिलूंगा बेटा आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है, मस्त रहना है। थैंक यू, बाय बाय।